नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए का प्रभाव, असम मेघालय सीमा विवाद, ओटीटी और मसौदा दूरसंचार विधेयक, जलवायु परिवर्तन की वहनीयता, रूस और आर्कटिक सैन्यीकरण तथा मसौदा विमान सुरक्षा नियम 2022 पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 10 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मुख्य रूप से हम इसमें चर्चा करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए के प्रभाव पर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते को मंजूरी दी है। जब हम बात करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की, तो इसके संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिस पर भारत ने 1 दशक से भी अधिक समय के बाद किसी प्रमुख विकसित देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक आदि क्षेत्रों में सहयोग को शामिल किया गया है और इस समझौते में अनेक क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि इसमें वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार शामिल है। इसमें दोनों ही देश ये कोशिश करेंगे कि व्यापार की जो तकनीकी बाधाएं वगैरह होती हैं, कस्टम संबंधी बाधाएं जो होती हैं, उसे कम किया जा सके। कृषि उत्पादों के संदर्भ में जो विविध प्रकार के स्वच्छता और पादप स्वच्छता जैसे मानक होते हैं, उनका बेहतर प्रकार से निवारण किया जा सके। इसके अलावा यदि किसी प्रकार का विवाद देखा जाता है तो उसका बेहतर निपटान हो, व्यक्तियों की आवाजाही को बेहतर किया जा सके। इसके अलावा दूरसंचार क्षेत्र में सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा दोनों ही देश फार्मास्यूटिकल उत्पाद और अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। मुख्य रूप से इसमें दोनों ही देश एक दूसरे की वस्तुओं को अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करने का प्रयास करेंगे, यानी एक देश से दूसरे देश में जब वस्तुएं आवागमन करेंगी तो इन पे न्यूनतम या फिर शून्य प्रकार का टैरिफ कर लगाया जाएगा। इससे भारत के सभी प्रकार के निर्यात श्रम प्रधान क्षेत्रों को शामिल करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि इसका लाभ रत्न क्षेत्र को मिलेगा, आभूषण क्षेत्र को मिलेगा, कपड़े क्षेत्र को मिलेगा, चमड़ा क्षेत्र को मिलेगा, जूता क्षेत्र को मिलेगा और फर्नीचर क्षेत्र को भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। दूसरी ओर भारत ऑस्ट्रेलिया से विविध प्रकार के कच्चे माल को सस्ती दरों पर प्राप्त करने में सफल होगा, जिसका लाभ भारत को कच्चे माल के रूप में होगा। इसके तहत भारत को कम कीमतों पर कोयला, खनिज अयस्क और वाइन आदि प्राप्त होगी। इसके अलावा समझौते में यह भी कहा गया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ यानी स्टेम से संबंधित भारतीय स्नातकों को अध्ययन के बाद विस्तारित कार्य वीजा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में छुट्टी मनाने के इच्छुक युवा भारतीयों को वीजा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा भारत के योग शिक्षक और रसोइयों आदि के लिए 1800 वार्षिक वीजा कोटा भी निर्धारित किया गया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एफटीए के परिणाम स्वरूप कम से कम 10 लाख नौकरियां सृजित होंगी। हमें इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफटीए किया गया था, उस पर हस्ताक्षर अप्रैल के महीने में किए गए थे। उस समय जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था स्कॉट मॉरिसन, जो वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। स्कॉट मॉरिसन के 1 महीने बाद ही सत्ता संभालने वाले नवीन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बीस के कार्यकाल में जिस प्रकार से इस एफटीए को मंजूरी दी गई है, वह इस तथ्य को दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत और ऑस्ट्रेलिया साझेदारी में व्यापक समर्थन दिखाई दे रहा है। चाहे जिस राजनीतिक दल की सरकार हो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध आगे बढ़ रहे हैं।
इसे इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब ऑस्ट्रेलिया विशेष रूप से चीन के द्वारा व्यापार का शस्त्रीकरण किए जाने से परेशान है। यानी चीन लगातार अपने उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए आक्रामक तरीके से कार्य कर रहा है और इसके संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया अब चीन का विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही कई अन्य संगठनों के भी साझा सदस्य हैं, जिसमें 4 राष्ट्रों वाले क्वाड को आप याद रख सकते हैं। आप इसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव को भी याद रख सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में बहुत सारे देश द्विपक्षीय व्यापार आदि के संदर्भ में चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए चाइना +1 रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत चीन के साथ ही भारत जैसे देशों के साथ भी बेहतर व्यापारिक संबंधों को बनाए जाने पर बल दिया गया है। यह भारत के लिए एक मजबूत सकारात्मक संकेत है जिस पर भारत को कार्य करने की आवश्यकता है। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में विभिन्न व्यापारिक साझेदार भारत के साथ इसी प्रकार के समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और यदि यह समझौता ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है तो इससे भारत की अपेक्षाएं और बढ़ेंगी। भारत को ये आशा है कि अगले 5 वर्षों में इस प्रकार के एफटीए से जो द्विपक्षीय व्यापार है वह 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचेगा। इस बढ़ोतरी में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 50% होगी। इससे श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखों रोजगार प्राप्त होंगे और साथ ही भारतीय उत्पादों की पहुंच भी बढ़ेगी। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो दोहरे कराधान से बचाव के संबंध में समझौते को मंजूरी दी गई है, उससे द्विपक्षीय संबंध और आगे बढ़ने जा रहे हैं। इससे आईटी फर्म्स को 1 साल में लाखों डॉलर की बचत होने की उम्मीद है। हमें यह भी ध्यान देना है कि भारत वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कनाडा आदि देशों के साथ इसी प्रकार के व्यापारिक समझौतों को अंजाम देने के करीब है और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ये एफटीए अन्य देशों के लिए एक मॉडल बन सकता है। हालांकि हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि केवल व्यापारिक समझौता नए दरवाजे जरूर खोले, किंतु इसका स्वचालित अर्थ ये नहीं होता है कि सीधे सीधे आप निर्यात वृद्धि को देखें या सकारात्मक प्रकार का व्यापार संतुलन देखा जाए। भारत इससे पहले भी आसियान के साथ, जापान आदि के साथ मुक्त व्यापार समझौतों को कर चुका है, किंतु इस संदर्भ में भारत का अनुभव ज्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। इसीलिए विशेषज्ञों का ये सुझाव है कि यदि भारत को अपनी समग्र रूप में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बेहतर करना है तो इसके लिए हमें अपनी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना होगा। हमें भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी के मानकों को भी बेहतर करना होगा। तभी भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए इस प्रकार के एफटीए का अधिकतम लाभ उठा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से असम मेघालय सीमा विवाद पर। हाल ही में मेघालय और असम की सीमा पर हुई गोलीबारी में मेघालय के 5 ग्रामीण और असम वन रक्षा विभाग के 1 जवान की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। इस मामले में असम सरकार का कहना है कि यह घटना तब हुई जब उनके वन रक्षकों ने अवैध लकड़ी की तस्करी कर रहे एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया। जब ट्रक को रोका गया तो वन कर्मियों को अज्ञात गुंडों ने घेर लिया और हिंसा को शुरू कर दिया। अतः असम सरकार के मुताबिक वन रक्षा कर्मियों ने अपनी जान को बचाने के लिए ही फायरिंग का सहारा लिया। हालांकि इसके विपरीत इस पूरे मामले में मेघालय के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि असम पुलिस और वन रक्षकों ने मेघालय की सीमा में घुसकर अकारण गोलीबारी को शुरू किया है। इस प्रकार दोनों राज्यों के जो बयान हैं इस पूरे मामले में अलग अलग हैं और दोनों ने ही घटना की अलग अलग जांच को भी शुरू किया है। लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर में ऐसी घटनाओं की वजह बनने वाले अविश्वास और सतह के नीचे चलने वाले संघर्ष कहीं अधिक गहरे देखे जा सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम असम मेघालय सीमा विवाद को समझने का प्रयास करें तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह विवाद 5 दशक पुराना है।
असम और मेघालय लगभग 885 किलोमीटर की लंबी सीमा को साझा करते हैं और इन सीमाओं पर विवाद के 12 बिंदु देखे जा सकते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान जो अविभाजित असम था उसमें वर्तमान का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे। इसमें मेघालय को 1972 में बनाया गया और इसकी सीमाओं को 1969 के असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम के अनुसार सीमांकित किया गया, लेकिन तब से ही सीमा की एक अलग व्याख्या की गई है जो कि मुख्य विवाद का कारण है। इस विवाद के कुछ प्रमुख बिंदुओं को भी आपको समझना है, जैसे कि असम और मेघालय के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु असम के कामरूप जिले की सीमा से लगे पश्चिमी गारो हिल्स में लंगपी जिला देखा जा सकता है। लंगपी क्षेत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान कामरूप जिले का हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद यह गारो हिल्स और मेघालय का हिस्सा बन गया। इस प्रकार असम इसे असम में मिकिर पहाड़ियों का हिस्सा मानता है। वहीं मेघालय ने मिकिर हिल्स के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो अब करबी ओंगलोंग क्षेत्र का हिस्सा है, इसे असम का हिस्सा होने पर सवाल उठाया है। मेघालय का इस मामले में कहना है कि ये तत्कालीन संयुक्त खासी और जयंतिया हिल्स जिलों के हिस्से थे, अतः ये मेघालय में होने चाहिए। आप इस क्षेत्र में वेस्ट खासी हिल के साथ ही लंगपी क्षेत्र को भी देख सकते हैं। आप इसमें असम और मेघालय के मध्य की सीमाओं को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमा विवाद को सुलझाने के समाधान प्रयासों को नहीं किया गया हो। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि 1985 में असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक आधिकारिक समिति का गठन किया गया, हालांकि इसका कोई समाधान नहीं निकला। इसके अलावा जुलाई 2021 से दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री प्रगति को करने के लिए बातचीत को कर रहे हैं। इसके अंतर्गत दोनों राज्य सरकारों ने पहले चरण में समाधान के लिए 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 की पहचान को किया है। विवादित क्षेत्रों में टीमों के द्वारा बैठकें की गई हैं, यात्राएं की गई हैं और इसके बाद दोनों पक्षों ने 5 पारंपरिक रूप से सहमत सिद्धांतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। इसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, स्थानीय आबादी की निर्जातीयता, सीमा के साथ निकटता, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा को शामिल किया गया है और इस प्रकार से विवाद निवारण का प्रयास किया गया है। अधिकारियों के अनुसार पहले चरण में जो 6 क्षेत्र उठाए गए हैं उनमें कोई बड़ा विवाद नहीं है और इन्हें हल करना आसान था। यही वजह है कि इन्हें पहले चरण में चुना गया। हालांकि जो बाकी 6 क्षेत्र हैं वह काफी जटिल हैं और इसे हल करने में अधिक समय लग सकता है। इस पूरे मामले में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान में यद्यपि 6 जगहों पर सीमा विवाद सुलझा लिया गया है, किंतु अभी भी 6 जगह ऐसी हैं जहां पर सीमा विवाद सुलझाया जाना बाकी है। इस पर जल्द ही अगले दौर की बातचीत होनी है। हालांकि ताजा झड़प होने के चलते वार्ता की सफलता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। पूर्वोत्तर के संदर्भ में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि असम से अलग होने वाले राज्यों के साथ असम का समय समय पर सीमा विवाद देखा गया है, चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वह नागालैंड हो, चाहे वह मेघालय हो या फिर मिजोरम। पिछले ही साल सीमा विवाद को लेकर असम और मिजोरम की पुलिस आपस में भिड़ गई थी, जिसमें असम के 5 लोग मारे गए। इसी प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पर होने वाली झड़पों में बीते वर्षों में दर्जनों लोग मारे गए हैं। हालांकि वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा भी इस संदर्भ में विवाद को सुलझाने के लिए पहल की गई है और केंद्रीय गृह मंत्री ने असम में इन पुराने विवादों को सुलझाने के लिए कहा है। इस संदर्भ में हमें यह भी ध्यान देना होगा कि राज्यों के नक्शे औपनिवेशिक काल में खींचे गए थे, जिनमें स्थानीय लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों की अनदेखी की गई। इसके चलते लोगों की भूमि, चारागाह और खेती के मैदान आधुनिक प्रशासनिक सीमाओं में बंट गए। पूर्वोत्तर में स्वतंत्रता के बाद नए राज्य बनने से चिंता और गंभीर हो गई है। इसके चलते समय समय पर नवीन प्रकार की मांगें उठती रही हैं, जैसे कि नागाओं के द्वारा अपनी एक
एकीकृत मातृभूमि की मांग की जाती है, जो नागालैंड की सीमा के भी पार पहुंच जाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि वे राज्य एक दूसरे के साथ हिंसक झड़पों में शामिल हैं, जो खुद भारतीय संघ का हिस्सा हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में वर्तमान में केंद्र सरकार के ही राजनीतिक दल की सरकार है, अतः केंद्र सरकार इन सीमा विवादों के व्यापक समाधान को करने के लिए एक बेहतर माहौल बना सकती है। हालांकि इसके लिए समुदायों को विश्वास में लेना होगा, सीमाओं को समायोजित करना होगा और हमें किसी भी स्थिति में मानव निर्मित इन रेखाओं को आजीविका की खातिर आवाजाही करने वाले लोगों को रोकने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखकर ही विवाद का अंतिम निस्तारण करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 10 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखा जा सकता है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं ओटीटी और मसौदा दूरसंचार विधेयक पर। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट आधारित ओवर द टॉप यानी ओटीटी दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विधेयक मसौदा 2022 को जारी किया है। सरकार ने इंटरनेट आधारित ओटीटी संचार सेवाओं जैसे कि व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम, गूगल मीट आदि को भी दूरसंचार सेवाओं के तहत शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यह मांग दूरसंचार ऑपरेटरों के द्वारा एक समान अवसर प्रदान करने के लिए लंबे समय से की जा रही थी। वर्तमान स्थिति यह है कि जहां टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं देने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसी जरूरत नहीं होती। इसके अलावा ओटीटी को दूरसंचार सेवाओं के दायरे में लाने का यह मतलब है कि अब ओटीटी को इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस पृष्ठभूमि में यदि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म को समझने का प्रयास करें, तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो सामान्य रूप से ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऑडियो वीडियो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार आदि को शामिल किया जाता है। ये सामग्री कई प्रकार की सामग्री को प्रदान करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं को उस सामग्री का सुझाव देते हैं जिसे वे इस प्लेटफॉर्म पर अपनी रुचि के आधार पर देख सकते हैं। ज्यादातर ओटीटी प्लेटफॉर्म आमतौर पर निःशुल्क सामग्री पेश करते हैं। हालांकि यदि आपको प्रीमियम सामग्री चाहिए तो इसके लिए मासिक सदस्यता शुल्क देना होता है। हालांकि सरकार ने जो इस प्रकार का फैसला लिया है और टेलीकॉम बिल के तहत ओटीटी सेवाओं को लाया है, इसकी आलोचना कई आधारों पर की गई है। इसके तहत इस बात को ध्यान में लाया गया है कि जब हम बात करते हैं दूरसंचार कंपनियों की, तो उनके द्वारा मुख्य रूप से कॉलिंग सेवाएं अथवा मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से सेवाओं को प्रदान किया जाता है। लेकिन विविध प्रकार के ओवर द टॉप सेवाओं में जो मैसेजेस आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, वह केवल और केवल अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए होती है। मैसेजिंग आदि की जो सुविधा इसमें दी जाती है, वह दूरसंचार सेवाओं के समान नहीं होती, क्योंकि ओटीटी सेवाओं के द्वारा जो मैसेजिंग आदि की सेवाएं प्रदान की जाती है, वह वस्तुतः उनके कार्यों को बेहतर ही बनाती हैं। जो मैसेजिंग सेवाएं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्रदान करते हैं, उसके लिए भी उन्हें टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क जैसे कि मोबाइल इंटरनेट डेटा की आवश्यकता होती है, जिसे दूरसंचार कंपनियों के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस रूप में देखा जाए तो ओटीटी संचार सेवाएं वस्तुतः वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, जो टेलीकॉम द्वारा प्रदान की जाने वाली बुनियादी संचार सेवाओं पर ही निर्भर करती हैं। दूरसंचार कंपनियों और ओटीटी सेवाओं के द्वारा प्रदान की जाने वाली मैसेजिंग सेवा को समान नहीं माना जा सकता। इसे आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एयरटेल कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट मैसेजिंग सेवाएं और ओला कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली मैसेजिंग सेवाएं समान नहीं हैं, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि विद्यमान कानूनों में ओटीटी सेवाओं को अलग कानूनों के तहत प्रशासित किया जाता है, जबकि दूरसंचार सेवाओं को अलग कानूनों के तहत प्रशासित किया जाता है।
जैसे कि ओटीटी संचार सेवाएं पहले से ही आईटी अधिनियम के तहत शामिल हैं और आगे आने वाले प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत भी इन्हें लाया जा सकता है। अगर हम दूरसंचार कानून के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से टेलीग्राफ अधिनियम आदि को शामिल किया जाता है, जिनसे दूरसंचार आदि सेवाओं को विनियमित किया जाता है। इस प्रकार दोनों के ही उद्देश्य अलग अलग हैं और इन्हें समान रूप से नहीं देखे जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के लिए अधिक चिंता की बात यह भी है कि यदि ओटीटी सेवाओं को दूरसंचार सेवाओं के समान देखा जाएगा तो इससे ओटीटी में जो हम वर्तमान में कैपिटल फंडिंग आदि देखते हैं वह गंभीर रूप से हतोत्साहित होगी। यदि विविध प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आदि के द्वारा प्रदान की जाने वाली मैसेजिंग सेवाएं जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला, मेक माई ट्रिप आदि के द्वारा जो मैसेजिंग सेवाएं आदि प्रदान की जाती है उसके लिए अलग से लाइसेंसिंग की व्यवस्था को शामिल किया जाएगा तो इससे उनके विकास को ही नकारात्मक रूप से बाधा पहुंचेगी। अतः इस प्रकार की गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें एक अन्य कारक यह भी है कि प्रस्तावित जो दूरसंचार विधेयक है वह केवल भारत आधारित ओटीटी कंपनियों को प्रभावित करेगा। विदेशों से काम करने वाली ओटीटी कंपनियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। यह भारतीय सेवा प्रदाताओं को उनके विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अक्षम बना देगा। इस प्रकार से हमें भौगोलिक सीमा पर आधारित विनियमन पर पुनः विचार करना होगा। इस पूरे मामले में विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि टेलीकॉम बिल के दायरे में ओटीटी संचार सेवा प्रदाताओं को शामिल करना एक दोषपूर्ण विचार है जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ऊर्जा, नवाचार और फंडिंग पैटर्न को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें किसी और ऐसे देश में इसका उदाहरण प्राप्त नहीं होता है जहां पर ओटीटी संचार सेवाओं की तुलना बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के साथ की गई हो। अतः इसमें सरकार को यही सलाह दी जानी चाहिए कि सरकार यदि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आदि को बेहतर ढंग से विनियमित करना भी चाहती है तो वह उसे प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक के माध्यम से विनियमित कर सकती है। किंतु दूरसंचार विधेयक में उन्हें शामिल करना एक गलत फैसला है जिस पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन की वहनीयता पर। हाल ही में 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन 27 नवंबर में शर्म अल शेख यानी मिस्र में संपन्न हुआ। इसमें लगभग 200 देशों ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर देशों की सहायता के लिए एक प्रकार के नुकसान और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड को स्थापित करने का संकल्प लिया। विकासशील देशों ने इस विकास का स्वागत किया है जिसकी लंबे समय से मांग रही है। हालांकि विकसित देश उस प्रतिस्पर्धा के स्तर से संतुष्ट नहीं हैं जो गरीब देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए दिखाया है। हमें इस पूरे प्रसंग में इस बात को ध्यान रखना होगा कि विकासशील देशों की अपनी आवश्यकताएं हैं। विकासशील देशों को सड़क, आवास, अस्पताल, स्कूल, उद्योगों में निवेश करना होता है। हालांकि अनेक बार ये अक्षय ऊर्जा से किया जाना संभव नहीं हो पाता, जिससे चिंताएं देखी जाती हैं। हालांकि इस पूरे वाद विवाद में यह भी सत्य है कि विकासशील देश जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित तरीके से उपयोग नहीं कर सकते, जिसका ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने उपभोग किया है। इसी के चलते अनेक देश ये मांग कर रहे हैं कि यदि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से जीवाश्म ईंधनों का अनियंत्रित रूप से प्रयोग किया है तो इसका भुगतान करने के लिए भी वही जिम्मेदार हैं। इसलिए लॉस एंड डैमेज फंड इस दिशा में एक सही कदम कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के साथ ही सतत शहरीकरण के क्षेत्र में भी अवसरों को तलाशने की आवश्यकता है। जैसे कि इस संदर्भ में यह उदाहरण दिया जाता है कि विकासशील देशों को शहरों में सार्वजनिक परिवहन के आसपास पैदल और बाइक चलाने के अवसरों को भी उत्पन्न करना होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम धीरे धीरे कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण करें
और इसके लिए हमें जिस फंड की आवश्यकता है उसके लिए विकासशील देशों को, विकसित देशों को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। यह समझना होगा कि जलवायु संकट एक वैश्विक सामूहिक कार्रवाई है जिसमें विकसित देशों के साथ ही विकासशील देशों को भी मिलकर काम करना है। इसके तहत भारत को भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा उसे विकासशील देशों का नेतृत्व करने के साथ ही विकसित देशों के समक्ष विकासशील देशों की मांगों को बेहतर ढंग से रखना होगा। भारत के द्वारा इस संदर्भ में लगातार प्रयास भी किए गए हैं जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे रूस और आर्कटिक के सैन्यीकरण पर। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में 2 परमाणु संचालित आइस ब्रेकर जहाजों के लॉन्च और ध्वजारोहण समारोह की वर्चुअल रूप में अध्यक्षता की। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और तापमान वृद्धि के प्रभाव देखे जा रहे हैं, वैसे वैसे आर्कटिक क्षेत्र में विद्यमान बर्फ पिघल रही है, जिससे आर्कटिक क्षेत्र से होकर जाने वाले रास्तों में जो बर्फ आदि की बाधाएं थीं, वह भी कम हो रही हैं। दुनिया भर के देशों के द्वारा इसका लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है और रूस भी इस क्षेत्र में स्वयं को एक महान आर्कटिक शक्ति बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए उसने अपने घरेलू प्रकार के आइस ब्रेकर जहाजों के बेड़े को बनाया है और इसके लिए वह व्यवस्थित तरीके से भी कार्य कर रहा है। हमें ध्यान देना होगा कि अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक का जो क्षेत्र है वह ग्लोबल कॉमन्स की तरह परिभाषित नहीं है। यही कारण है कि आर्कटिक से संबंधित देश लगातार इस क्षेत्र में अपने अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इससे आर्कटिक से संबद्ध देशों के मध्य एक प्रकार की दौड़ प्रारंभ हो गई है। जैसे कि नाटो आर्कटिक क्षेत्र में नियमित अभ्यास कर रहा है, भागीदार देश सैन्य क्षमताओं के उन्नयन में निवेश कर रहे हैं। इसी प्रकार से चीन भी खुद को निकट आर्कटिक राज्य कहता है और उसने भी यूरोप से खुद को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर आइस ब्रेकर जहाजों का निर्माण किया है और इसके लिए उसने ध्रुवीय रेशम मार्ग की महत्वाकांक्षी परियोजना की भी घोषणा की है। यदि हम आर्कटिक के संबंध में भारत के प्रयासों की बात करें तो 2007 के बाद से ही भारत ने अपने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के तहत 13 अभियानों को चलाया है। मार्च 2022 में भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति का अनावरण किया, जो 6 स्तंभों के आधार पर भारत की आर्कटिक भागीदारी को निर्धारित करती है। इसमें भारत के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग के साथ ही जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन, कनेक्टिविटी, शासन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है। भारत आर्कटिक काउंसिल यानी आर्कटिक परिषद के 13 पर्यवेक्षकों में से एक है, जो आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। हालांकि जैसे जैसे पृथ्वी और गर्म हो रही है, उसका प्रभाव ध्रुवों पर देखा जा रहा है। इससे आगे आने वाले समय में आर्कटिक की दौड़ में और तेजी आने वाली है। यह आर्कटिक को अगला भू राजनीतिक हॉटस्पॉट बना देगा। इससे देशों के द्वारा पर्यावरण, आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए होड़ देखी जाएगी, जिसका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं नए आलेख पर, जो आज के पेज नंबर 16 में दिया गया है। इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं मसौदा विमान सुरक्षा नियम 2022 पर। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नवीन प्रकार के विमान सुरक्षा नियम 2022 को अधिसूचित किया है, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए हवाई अड्डों और एयरलाइनों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगने में सक्षम बनाता है। एक बार मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो हवाई अड्डों, एयरलाइंस पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है यदि वे सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करने, लागू करने में विफल रहते हैं या फिर वे बिना सुरक्षा मंजूरी मांगे संचालन को शुरू करते हैं।
इसके अलावा मसौदा नियम साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए संवेदनशील प्रकार की सुरक्षा जानकारी के प्रकटीकरण पर भी रोक लगाती है। मसौदा नियम अब हवाई अड्डों को गैर प्रमुख क्षेत्रों में सीआईएसएफ कर्मियों के बजाय निजी सुरक्षा एजेंटों को नियुक्त करने और राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 की सिफारिश के अनुसार सुरक्षा कर्तव्यों को सौंपने के लिए भी अधिकृत करते हैं। ये नियम इसलिए भी आवश्यक थे क्योंकि संसद के द्वारा सितंबर 2020 में विमान संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया था, जिसके तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई। विशेषज्ञों का यह मानना है कि विमान सुरक्षा नियम 2022 को अंतिम रूप दिए जाने के बाद विदेश में एक प्रभावी विमानन सुरक्षा तंत्र सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यापार सौदे नए दरवाजे खोलते हैं, लेकिन स्वचालित रूप से उच्च निर्यात या बेहतर व्यापार संतुलन की ओर नहीं ले जाते। इसका निदान यही है कि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर आगे बढ़े। हालिया संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए की पृष्ठभूमि में व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, किसी भी मामले में मानव निर्मित लाइनों को आजीविका के लिए लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। असम मेघालय सीमा विवाद को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करें। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए से भारत को होने वाले लाभों को आंकड़ों के साथ समझाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए लाभों को और बेहतर किए जाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की भूमिका में आप हालिया असम मेघालय सीमा झड़प का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप असम मेघालय सीमा विवाद की व्याख्या करेंगे। असम मेघालय सीमा विवाद में पूर्वोत्तर में विद्यमान अन्य सीमा विवादों को बताएंगे और विवादों के निवारण में केंद्र सरकार की भूमिका के साथ कुछ अन्य सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।